थोड़ा हम लोग सिलेबस को पटरी पे ले आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक 7 तारीख से लेके 14-15 तारीख तक आपकी जो है कम से कम डबल क्लास चलेगी, ठीक है, डेली, ठीक। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में जो है एक दो टॉपिक सिलेबस से रिमूव किया गया है इस साल, ठीक है। जैसे कैपलर्स लॉ, ठीक है, कैपलर के 3 लॉज होते हैं, इसको सिलेबस में नहीं डाला है। उसके बाद फिर एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें 9th लेवल का कॉन्सेप्ट हटाया है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ में जो है एक ड्यू टू हाइट होता है और एक ड्यू टू डेप्थ होता है, ठीक है। वो जो है सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ये वाला पोर्शन ये हटा दिया है, जबकि 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको बिना पढ़ाए ये वाला टॉपिक नहीं करा सकते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सब टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, अर्थ सैटेलाइट्स, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, वेटलेसनेस, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिलेगी, और ये सब चैप्टर फिजिक्स का एक्चुअल जो है इंटरेस्टिंग वाला सब चैप्टर है, ठीक है। और आसान भी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के ये जो है इसमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये सब आप लोग को मालूम होगा कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो, ठीक है, ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ वापस गिर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए 2-3 साइंटिस्ट का जो है इनका घर कहाँ कहाँ है, किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम है न्यूटन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कोई बताइए। न्यूटन, आइंस्टाइन, जर्मनी, आइंस्टाइन जर्मनी, गुड। और गलीलियो, ठीक है। देखिए, ये सब साइंटिस्ट हैं जो ग्रेविटेशन के फील्ड में वर्क किया है। गलीलियो जो है ये थे जिसने, है ना, सन और अर्थ के बीच में जो है प्लेनेटरी मोशन का जो है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इटली के थे, है ना। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के थे, ठीक है। फिर आपको टाइको ब्रे डेनमार्क के थे। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इन्होंने 3 लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड, जर्मनी के थे, ठीक है। न्यूटन इंग्लैंड के थे, ठीक है। और आइंस्टाइन जो है जर्मनी के थे, ठीक है। 1955 में ये चले गए, ठीक है। लेकिन न्यूटन लोग जो है काफी पुराने थे, ठीक है, 1726 तक उनका था जर्नी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्लास 9th का टॉपिक है, जो 11th में भी डाला हुआ है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ दी थी ग्रेविटेशन से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जितनी भी बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to square of distance between them। जैसे आप अभी जहां पर बैठे हैं आपके कमरे में, ठीक है, टेबल होगा, चेयर होगा, पेन होगा, दीवार होंगी, ठीक है, मोबाइल है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे पेन है और आपका क्या बोलते हैं नोटबुक है, ठीक है, ये पेन और नोटबुक एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को
विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे दीवार है आपके चेयर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, चेयर दीवार को अट्रैक्ट करता है। ये अलग बात है कि दोनों के बीच में मोशन नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में मोशन होता है बट वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपके आप सपोज एक कमरा है, उसके अंदर में एक चेयर को रख दीजिए या एक पेन को रख दीजिए। आप 10-20 साल के बाद अगर उसको देखेंगे जाके, तो स्लाइट जो है दोनों के बीच में मोशन हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में, मीन्स वहां पर क्या है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो इसलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इतना कम होता है कि जो मोशन है वो ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो कोई भी दो चीजें इस दुनिया में, कोई भी दो चीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, हमेशा। ठीक, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, और इसको मैथमेटिकली न्यूटन ने बताया कि इसका जो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा हैवी है। अब देखिए, जैसे चेयर की बात करी मैंने, नोटबुक और पेन की बात करी, इन दोनों का मास क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम होगा। So this force of attraction between these two are directly proportional to product of their masses. ठीक है, यानी m1 and m2, and there is a distance between मतलब the force of attraction is also proportional to the square of distance between them. Okay, so यहाँ पर आप देखिए, ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, R. आर। क्या ये सही है, ये डिस्टेंस आर? नहीं, नहीं। कहाँ से कहाँ तक होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस? सेंटर। कहाँ से कहाँ? हाँ, हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आवाज, माइक ऑफ कर लीजिए, कोई माइक ऑन है किसका? ठीक है, जिसके घर के आसपास शोर शराबा होता है वो अपना माइक ऑफ रखा कीजिए। ठीक है, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ masses and square of inversely proportional to square of distance between them। जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, जो फिगर में है वो सही नहीं है। ठीक है, लेट टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2 are placed at distance r from each other, and F be the force of attraction between these two bodies, then force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, like this। ठीक है, and combining these two laws we get force is directly proportional to m1 into m2 upon r square। और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आती है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है, जी। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी को याद है इसकी वैल्यू, जी की, कैपिटल जी की? 6.67 into 10 to the power 11। नहीं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, -11, यही सब छोटी छोटी गलती होती है हम लोगों से। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसकी जो जी की वैल्यू है वो उसकी यूनिट आप लोग बता सकते हैं? ये जो जी होगा उसकी यूनिट क्या होगी, आप देख के बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। केजी का स्क्वायर भी तो होगा, m1 इंटू m2 है ना। देखिए जी यहाँ पर है, तो आर स्क्वायर जो है उस साइड चले जाएगा, है ना। तो जैसे ही आर स्क्वायर उस साइड चले जाएगा, तो और m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए?
और इसी फोर्स को अगर हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, G इंटू M1 इंटू M2, ठीक है, क्योंकि दो फोर्सेस होंगे F12 और F21, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर फर्स्ट बॉडी दूसरे पे लगा रही है तो दूसरा भी फर्स्ट पे लगा रहा है, ठीक है। जैसे आपका बुक आपके पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब पेन जो है वो भी बुक को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड तो यहाँ पर हम लोग जो है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू अगर लिखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देम R21, ठीक है। तो R21 जो है वो R21 पे कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ R21, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म को भी और अच्छे से। उसको यूनिट वेक्टर हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये जो है वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक होता है, हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इट इज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव फोर्स, कभी भी ये रिपल्सिव नहीं होता कोई भी, पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ म्यूचुअल फोर्स, मीन्स फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट करता है सेकेंड बॉडी को, एंड द सेकेंड बॉडी अट्रैक्ट दी फर्स्ट बॉडी विद इक्वल फोर्सेस, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स मतलब समझ में आ गया कि एक बॉडी दूसरे को, दूसरा बॉडी पहले को फोर्स लगाता है। और ये हमेशा जो फोर्स होता है ये लाइन ज्वाइनिंग द दीज टू सेंटर्स ऑफ द बॉडीज के अलोंग होता है। फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी के को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको ज्वाइन उसी के अलोंग होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज अ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है मास पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पर देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ऐसा कोई भी अगर फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अर्थ और सन के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और वहां पर भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑल्दो इट इज वीकेस्ट इन नेचर बट इट हैज लॉन्ग रेंज, ठीक है, ऑफ फोर्स, मीन्स दूर दूर तक भी ये फोर्स जो है लगता है, ठीक है। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट इज डिक्रीजेस विथ distance as per the inverse square law and becomes zero only at the infinite distance like electrostatic and magnetic forces, ठीक है। तो जब डिस्टेंस जीरो हो जाए, मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस समय में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करना बंद कर देता है। जैसे आपको मालूम होगा कि स्पेस में, ठीक है, स्पेस में जो जी की वैल्यू है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तो वहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कम हो जाती है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए, और अभी हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे ज्यादा होगा तो फोर्स जो है कम लगेगा। And the next point is it does not depend on the medium between the interacting bodies, ठीक है। मीन्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अच्छा आप लोग नहीं पढ़े अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट 12th में जाके पढ़ना है। वहां पर क्या होता है कि दोनों, जैसे दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई भी हम तीसरा ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो वहां पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मीन्स उस जो नेट फोर्स है वो उस इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में उसको चार्जेस को रखे हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप कुछ भी रख दीजिए, दीवार रख दीजिए, है ना, हवा रख दीजिए, पानी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके, इसको बोलते हैं कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल शील्डिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द जुपिटर एंड इट्स नेचुरल सैटेलाइट कैलिस्टो, ठीक है। तो
एक प्लेनेट और उसके सैटेलाइट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ कैलिस्टो डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जी की वैल्यू रख दिया 6.67 इंटू 10⁻11, 11 या -11, -11। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जी, हाँ जी की वैल्यू हमने पुट कर दिया 6.67 इंटू 10⁻, क्या होगा -11, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इंटू मास ऑफ जुपिटर जो है और आपको ऑलरेडी गिवन है 1.99 इंटू 10⁻27, और मास ऑफ कैलिस्टो भी दिया हुआ है, उसको पुट करेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है, उसको पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और हम लोग यहाँ से दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए कितना ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, 4.39 इंटू 10⁻44 न्यूटन, ठीक है। तो एक प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है इतना ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच का अभी जो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये सही है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर, ठीक है, हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट्स को के मासेस को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो फोर्स में क्या असर पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या दिखा रहा है आपको लेफ्ट साइड में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास सेम है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिया, ठीक है, और डिस्टेंस वही रखे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहले के रिस्पेक्ट में फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं। अरे यार, फोर्स इज हो इक्वल जाएगा। टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है ना, तो m इंटू 2m हो जाएगा अपॉन में डी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स अब बन जाएगा पहले जितना फोर्स था, यानी किसी एक मास को अगर हमने डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, दूसरे वाले मास को हमने 3 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम दोनों मास को डबल कर दें, फर्स्ट मास को भी और सेकंड मास दोनों को अगर डबल कर दें तो फोर्स में क्या असर होगा बताइए। दोनों मास को अगर डबल कर देंगे तो फोर्स पे क्या चेंजेस आएगा। तो दोनों ही 2 इंटू 2 तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। सो द फोर्स विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चेंजेस इन डिस्टेंस, हम जानते हैं कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा। कम होगा। कम होगा। कम हो जाएगा। तो टू टू 2d कर दिया हमने, डिस्टेंस को 2d कर दिया, तो फोर्स अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस मास सेम रखें, डिस्टेंस को जो है क्या कर दें, हाफ कर दें, तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चले जाएगा यानी 4 टाइम्स जो है फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम क्या कर रहे हैं, दोनों के मास को भी डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों के मास को डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया तो क्या होगा, तो 2 इंटू 2 4 ऊपर हो गया और डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा दिए, तो यानी कि 2 का स्क्वायर नीचे भी 4 हो गया, 4 ऊपर और 4 नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
फोर्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है, इट इज नॉट इन सिलेबस, बस खाली आप सिर्फ देख लीजिए सिर्फ ये क्या है सिलेबस में। जैसे लास्ट ईयर के बच्चों को तो पढ़ना ही था, आगे भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग को नहीं मालूम है तो नहीं, बस खाली देख लीजिए। 3 लॉ था। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि कोई भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जिसमें सन जो है, क्योंकि इलिप्स है तो उसमें 2 फोकस होते हैं। इलिप्स मतलब एक अंडे के शेप का है, उसी ऑर्बिट में मूव करता है प्लेनेट। तो उसमें सन जो है उस एग शेप में एक फोकस का काम करता है और प्लेनेट जो है उसके चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब ये इस तरह से, ठीक है। सन जो है फिक्स्ड है, एक अपने फोकस पे देखिए 2 फोकस है, F1 और F2। एग एग का शेप है, ये एलिप्स बोलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और प्लेनेट देखिए कैसे मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बोलता है एरिया, लॉ ऑफ एरियाज। सन फिक्स्ड है, जो प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ मूव करता है। तो इसमें 2 बातें आती है, ठीक है, कि इसके पास में और इसके दूर में। जो दूर वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजी, और जो नजदीक वाला डिस्टेंस उसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। तो फोकस पे, एक फोकस पे सन है, तो प्लेनेट का मूवमेंट देखिए किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे। तो ये जो एरिया इसने स्वीप किया कौन सा, SAB, ठीक है। और दूसरा इस साइड जब लेफ्ट साइड में आ रहा है उस समय जो एरिया देखिएगा फिर से, ये जो एरिया है, ठीक है। और फिर इस साइड जब आ रहा है, ये देखिए। तो जो 2 एरिया है यहाँ पर, है ना, SAB और एरिया CSD, ठीक है। ये दोनों जो एरिया है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। कैसे हो सकता है ये, आप देखिए ये जो एरिया है दोनों इक्वल है, दोनों में आप देखिए A से B जाने में जितना टाइम लग रहा है C से D जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब दूर है तो स्लो चलता है, और जब सन के पास आता है तो देखिएगा टाइम कितना जल्दी ये यहाँ पर चलेगा, ठीक है। इधर जल्दी चला, यानी कि डिस्टेंस जो है इस साइड में लेफ्ट साइड में ज्यादा कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये जो एरिया होता है ये दोनों एरिया इक्वल होता है, एरिया ऑफ SAB इक्वल टू एरिया ऑफ SCD, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ एरियाज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो होता है उसका क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, जिसको इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस का जो हाफ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला T² / r³ इज टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अब सिलेबस में है नहीं प्रूफ वगैरह, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M, ठीक है, और उसके आसपास 3 मासेस रखे हुए हैं, हो सकता है कि 3 से ज्यादा भी मास रखा हुआ हो, ठीक है। M1, M2, M3, 3 मासेस हैं। अब इस फोर्स, ये जो इस M वाला जो मास है, इस पे जब फोर्स लग रहा होगा, और तीनों की वजह से M1, M2 और M3 की वजह से, ठीक है, वो अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं M1 की वजह से M पे F1 फोर्स लग रहा है, M2 की वजह से, है ना, कैपिटल M पे जो है F2 फोर्स लग रहा है, और M3 की वजह से M पे F3 फोर्स लग रहा है। तो जो हम लोग इसमें ये ध्यान रखते हैं, जब कभी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकालते हैं, जैसे स्मॉल M1 और कैपिटल M के बीच निकाल रहे हैं, तो M2 और M3 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमेशा 2 के ही बीच होगा, है ना, फोर्स। ऐसा नहीं कि तीनों का एक साथ निकालेंगे, 2 का फोर्स निकाल के फिर सबको सम कर देते हैं, वेक्टर सम। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो the net gravitational force on an object is equal to the sum of the individual gravitational forces, ठीक है। F1 plus F2 plus F3 डॉट 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 Fn
और इसको हम लोग समेशन ऑफ एफ आई भी बोल सकते हैं, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 मासेस है। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा एनसीईआरटी से एक, हाँ ठीक है चलिए इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा। एनसीईआरटी में इसके बेस पे एक एग्जांपल है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फिर। 4 masses position at the corners of square of side 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे जो है 40 सेंटीमीटर उसकी साइड है, साइड की जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, और M1 M3 यानी अपोजिट कॉर्नर्स पे मासेस 3 kg है, और M2 M4 जो है अपोजिट कॉर्नर्स पे 4 kg। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M4। ठीक है, चौथे वाले पे हम लोगों को निकालना है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ड्यू टू अदर मासेस। ठीक है, तो ये देखिए M1 M2 M3 M4 इस तरह से है। तो इसमें जो है आपको आई थिंक ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिगर के साथ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है बढ़िया से। ठीक है, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअली ये भी जो है सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बस सिर्फ आप इसको शॉर्टकट में देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। उसके ऊपर में जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला टॉपिक था उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट दिन में या आज देखता हूँ। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इट इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड द कैलकुलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, मास कैपिटल M, according to Newton's second law, Newton's universal law of gravitation, force is equals to G into M upon R square। ठीक है, मतलब अर्थ का मास m, एक बॉडी है स्मॉल m, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा G अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस। इस जो स्मॉल m है, इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा? mg, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आप देखिए m स्मॉल m और स्मॉल m कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से है ना एक वैल्यू बन जाएगी mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल m कैंसल आउट होके फॉर्मूला बन गया g इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये आपसे पहले पूछा जाता था 9th में भी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो g इंटू जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल g है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों में जो रिलेशनशिप है इनवर्स, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल नहीं, दोनों आपस में कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसमें रिलेशन किसके बीच पूछा जाता है? जो r के साथ जो डिस्टेंस है उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। यानी इससे आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर उठते जाएंगे, यानी आर ये जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, और इस हिसाब से जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब स्पेस में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाता है तो वहां पर स्मॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, जीरो के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, डेप्थ की वजह से क्या होगा? वो डेप्थ की वजह से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होते 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 जैसे जैसे नीचे जाएगा, वो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ गए? इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर्स। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में जो अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है? इलिप्टिकल होता है। ठीक है,
तो अब ये यहाँ पर जो है आपको एक सर्कल की तरह, स्फेयर की तरह बना के दिखाया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर दो अर्थ का जो है ना दो रेडियस होगा, ठीक है। एक हो गया आर ई और एक हो गया आर पी। आर ई मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर और आर पी मतलब हो गया रेडियस ऑफ पोल, ठीक है। तो आप, ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर सोचेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि आर पी और आर ई दोनों में कौन बड़ा होगा या दोनों बराबर होगा, ये बताइए आप लोग। आर पी और आर ई दोनों में कौन बड़ा है या इक्वल दोनों है दोनों। इक्वल है? इक्वल, मैंने आपको क्या बोला, फिगर में आपको इक्वल दिख रहा है क्योंकि ये स्फेयर शेप है, बट एक्चुअल में शेप कैसा होता है? इलिप्टिकल, अंडे के इलेक्ट्रिकल। शेप का, ठीक है। तो इलिप्टिकल शेप अगर होगा तो कौन सा बड़ा होगा, आर ई या आर पी, ये बताइए। आरपी। आरपी। पक्का? यस सर। ओके। आर ई सर। देखिए ये है आपका इलिप्टिकल शेप, ठीक है। इलिप्टिकल शेप ऐसा होता है ना, ठीक। अगर आपका इलिप्टिकल शेप ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का, तो अब इसमें अगर दो रेडियस है, ठीक है, ये है आपका आर पी, ठीक, और ये है आर ई, बताइए कौन बड़ा है, आर ई या आर पी? आर ई। आरई। आर ई, ठीक है। तो जो आपका रिलेशनशिप था वो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ से आर ई जो है वो बड़ा है किससे, आर पी से, ठीक है। तो जब ये बड़ा है तो आप देखिए जैसे जैसे ये जिसका ज्यादा होगा उसमें जी की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा या कम? आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा। कम वाह। कम। अगर इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, देखो यहाँ इसको ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, g इज इक्वल टू समथिंग g इंटू एम, इसको ऊपर वाले को कांस्टेंट कर देते हैं, चलिए कितना रख देते हैं, 10 रख देते हैं, ठीक है। और फिर r को, r की जगह पे हम लोग एक बार क्या करते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। और एक बार r की जगह पे क्या करते हैं, चलो 2 रख देते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर है। तो इस समय में जब r की वैल्यू कम थी तो ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 10/1। और जब r की वैल्यू ज्यादा हो गई तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो 10/4 कितना आता है, 2.5। तो इस बार में g की वैल्यू 2.5 आई है, इसमें g की वैल्यू 10 आई। कब ज्यादा हुआ, r की वैल्यू कम है तो g की वैल्यू ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और r की वैल्यू अगर ज्यादा है तो g की वैल्यू कम है, तो इनवर्स रिलेशनशिप यही तो होता है, समझ गए। तो जब r की वैल्यू आर ई जो है ग्रेटर है आर पी से, ठीक है, समझ रहे हैं, जब आर ई जो है ग्रेटर है आर पी से, तो जी ई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एट पोल्स जो होगा वो ज्यादा होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है। आगे बात समझ में सबको कि नहीं आई, ये बताइए। हैं? देखिए दो तरह का ना कंडीशन है, अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल, सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे अगर है, ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक है आपका इक्वेटर यहाँ पे होता है और पोल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पोल और इक्वेटर पे जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट। डिफरेंट होगी, अभी तो बताया ना आपको कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस कंडीशन में जो है ना, वो ज्यादा है, सॉरी रेडियस ज्यादा है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ रेडियस ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जीई की वैल्यू कम होगी, किससे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल से, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया समझ? आ गया। यस सर। आ गया ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप देखिए, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ डेप्थ, ठीक है। तो
RE is greater than RP, therefore from the above equation, G and M being the same and G is inversely proportional to square of radius. So GP is greater than GE, means radius means acceleration due to gravity at poles is greater than the acceleration due to gravity at earth. ठीक है, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल जो होता है वो 9.823 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. ठीक है, मतलब ये 9.823 और इक्वेटर पे 9.789. ठीक है, और एवरेज वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है. एक है 9.7, एक है 9.8, यानी कि 0. है ना, थोड़ा सा 0.1 समथिंग का गैप होता है, 0.18 का गैप होता है. ठीक है, समझ गए? तो ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक, अब यहाँ से वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड. ठीक है, यानी जब आपका जो हाइट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, ये सिलेबस में है और ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में आता है. ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं. वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड में पहला, शुरुआत में भी हमने देखा जो रिलेशनशिप है, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है. ठीक, तो इस वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दिए. जब किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, हाइट जो है सरफेस से h हाइट पे हो, तो उस समय में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब क्या हो जाएगी, g इंटू कैपिटल M अपॉन में r प्लस h, क्योंकि r तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस का था और सरफेस से h हाइट ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट ऊपर है तो उस समय में, ठीक है, h हाइट जैसे ही ऊपर होगा तो उसकी जो टोटल सेंटर ऑफ अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h. ध्यान से समझिएगा, ये जिसको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ठीक है, 3 मार्क्स का पूछा जाता है. सो जी एच यहाँ से हो गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ से कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम का वैल्यू निकाल लिया. ठीक, और फर्स्ट इक्वेशन से भी कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम की वैल्यू निकाल ली. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जी इंटू एम की वैल्यू, तो यहाँ से आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी एच. ठीक है, सेकेंड वाले जो इक्वेशन है उसमें आप देखिएगा जी नहीं है, वो जी एच है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट. ठीक है, और यहाँ से, है ना, हमने क्या किया, जी एच अपॉन जी की वैल्यू निकाली. हाँ जी, बोलिए. आर स्क्वायर स्मॉल जी कहाँ से आया? आर स्क्वायर स्मॉल जी ऊपर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो जी एम की वैल्यू क्या आई फर्स्ट इक्वेशन से, आर स्क्वायर जी आई. यस सर. और सेकंड इक्वेशन से जी एम की वैल्यू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी एच आया. फिर दोनों से जी एम की वैल्यू को इक्वेट कर दिया. ठीक है, यहाँ तक सही है? यस सर. अब देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप देखिए, जी एच यहीं पे रहेगा और स्मॉल जी इधर आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए. नो सर. ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है. जी एच अपॉन जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है. अब ऊपर में आर स्क्वायर एज इट इज है. ठीक है, अब अंदर देखिए नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर को हमने कॉमन लिया है. स्क्वायर छोड़ दीजिए, बाहर वाले स्क्वायर को छोड़ दीजिए, अभी ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर उसको छोड़ दीजिए, आर प्लस एच की बात कर रहे हैं. आर प्लस एच में हमने क्या किया, आर को कॉमन लिया है. ठीक है, जबरदस्ती ले सकते हैं. तो आर को जब हमने कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ पर, 1 प्लस एच अपॉन आर करेंगे. तो ये वाला स्टेप कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए. नो सर. अगर इस दोनों में आर प्लस एच में अगर हमने आर को कॉमन लिया तो 1 प्लस एच अपॉन आर बनेगा. कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए. नो सर. ठीक है, और फिर बाहर में स्क्वायर लगा दिया हमने.
ठीक है, काफी ये कैलकुलेशन अच्छी है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर गलती हुई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर ये जो स्क्वायर बाहर था, अब दोनों पे, ब्रैकेट वाले पे भी और बाहर वाले पे स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अलग हो गया और 1 प्लस एच अपॉन आर की स्क्वायर अलग हो गया। अब ऊपर वाला आर स्क्वायर नीचे वाला आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, ठीक, और फिर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा ये पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगी। पता है ना सबको, जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऊपर गया तो एक्स की पावर -2 हो जाती है, मालूम है सबको? यस नहीं सर। मालूम है, ठीक है। और इधर ध्यान दीजिएगा, जी एच अपॉन जी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उसको छोड़ दिया हमने भी। अब यहाँ पर ये जो है पावर में -2 है, ठीक। तो जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा मैथ्स में, चैप्टर 8 है, वहां पर ये टर्म को समझाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे बायो वाले हैं, ठीक है, उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको बस इस चीज को सिर्फ दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा सिर्फ इसी चीज पे। यहाँ क्या है, एच और आर। एच आप समझ सकते हैं, एच क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा सा ऊपर गया, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, या 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। और आर क्या है, कैपिटल आर। रेडियस, कैपिटल आर क्या होता है, Distance. रेडियस। किसका रेडियस, किसका रेडियस? अर्थ, अर्थ का रेडियस। और अर्थ का रेडियस सोच सकते हैं आप कितना छोटा है, यस कितना सर। होता है मालूम? 6 सिक्स, into 10 to the power 24. हाँ नहीं, 6 × 10⁻24 उसका मास होता है, ठीक है। 6.4 6.4 इंटू 10 10 की to पावर power 6. 6, ठीक है, यानी 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, उसका जो रेडियस है। तो उतने के रिस्पेक्ट में जो ये जो हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, वो छोटा होगा या ज्यादा, कम होगा या ज्यादा होगा? बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। और अगर एच जो है, मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो पावर होता है उस पावर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर जो है -2 है, तो h के साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 -2h अपॉन आर। आया समझ में सबको या नहीं आया? फिर से समझाऊं? आ गया। किसी को दिक्कत है इसमें तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं तो मैं लिख के पूरा बता सकता हूँ, ठीक है, लिख के पूरा बताना पड़ेगा। नहीं है, चलिए। तो इसलिए आप देखिए, ये जो जी एच था, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी जो उधर चले गया, तो ये बन गया कैपिटल, सॉरी, जी एच, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 -2h अपॉन आर, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसकी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होती चली जाती है, और वो फार्मूला हो जाता है जी इंटू 1 -2h अपॉन आर, ठीक। कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? अगर दिक्कत है तो बोलिए, मैं कल वाली क्लास में, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल वाली क्लास में आप बताइएगा, मैं पूरा इसको लिख के बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लिख के बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। आप देखिए यहाँ से, अगर इस ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन कर दें, ठीक है, तो g -2gh अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें तो इसको आप ध्यान में रखिए, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो हो जा रही है आपकी जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 -2h अपॉन आर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से जी एच की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो रही है, जी -2gh अपॉन आर। तो जी तो पहले से थी, अब उसमें से कुछ माइनस हो गया, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ेगी, और ये जो जी की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी।
यानी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी ऊपर जाने से जी की वैल्यू कम होती है। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी का ये डेरिवेशन था। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं।